हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सी हाउस पीएमपीसी। हम लोग सब एक साथ फिर से स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स को। इकोनॉमिक्स का आपका जो पेपर है सीए में वो 60 मार्क्स का है, आप लोगों को पता ही होगा। अकाउंटेंसी आप लोग पढ़ी रहे हो, लॉ आप लोग राजीव सर से पढ़ी रहे हो, तो आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज है। अब हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का पोर्शन। ये मैं अमित चांदना आप लोगों के साथ एक बार फिर से मौजूद हूँ और आज मैं आप लोगों को कुछ चीजें ऐसी बताने जा रहा हूँ जो आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज तो ये कि जो हमने 11th में या 12th में पढ़ा था वो थोड़ा बड़ा पोर्शन था, यानी हमें आंसर्स को लिखना पड़ता था। अभी सीए में क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर है और मजे की बात यह है कि हमें क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। हम 4 ऑप्शंस पढ़ने की जहमत नहीं उठाएंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और हमारे को आंसर पहले ही पता होगा। बस हमें तो देखना है ए पे है, बी पे है, सी पे है या डी पे है। तो खैर अब ज्यादा बात ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ इसका लेक्चर। वेलकम यू ऑल वंस अगेन। और सब अरे खुश हो जाओ, बढ़िया ढंग से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ। जो मैं टॉपिक आप लोगों के साथ आज कर रहा हूँ उसका नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन यही टॉपिक जो कहते हैं ना आसान होता है, उसी के अंदर ज्यादा दिक्कतें आती हैं। तो मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूँ लॉ ऑफ डिमांड। आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन आ चुकी है, देख सकते हैं आप। थ्योरी ऑफ डिमांड आ गई है और थ्योरी ऑफ डिमांड में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ डिमांड। आप में से बहुत बच्चों को मीनिंग ऑफ डिमांड के बारे में आइडिया होगा कि डिमांड क्या होता है। आप में से कुछ लोगों को पता ही है कि डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ये बुकिश डेफिनेशन है, ये सबको पता होती है, बुक में भी लिखी होती है और नॉर्मली लोग इसको पढ़ते रहते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को डिमांड के बारे में एक चीज बता रहा हूँ जो ध्यान से सुननी है, और वो है ये। आप देख सकते हो यहाँ पर इफ डिमांड के लिए मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज नोट करी हैं, लाइक इफेक्टिव डिमांड, प्रिपेयर्डनेस, इनफ मनी, बैक्ड बाय, प्लेस, टाइम, प्राइस। ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, बिल्कुल क्लियरली आप लोगों को दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना। अब सबसे पहली चीज, डिमांड को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो आप अपने घर पे बैठे हो, ठीक है। अब आप अपने घर पे बैठे हो तो जाहिर सी बात है 2 बातें होंगी। ध्यान से सुना 2 बातों को। आप अपने घर पे बैठे हो तो 2 बातें होंगी, या तो आप अपने घर पे बैठे रहोगे या फिर आप घर से बाहर जाओगे। अब अगर आप घर पे बैठे हुए हो तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आप घर से बाहर जाओगे तो 2 बातें होंगी, या तो आप मार्केट की तरफ जाओगे या तो आप मार्केट की तरफ नहीं जाओगे। मार्केट की तरफ नहीं जाओगे तो कोई बात नहीं है, और मार्केट जाओगे तो 2 बातें होंगी, या तो आप शॉप पे जाओगे या तो आप शॉप पे नहीं जाओगे। नहीं जाओगे तो कोई बात ही नहीं है, जाओगे तो 2 बातें होंगी, या तो आप शॉप के अंदर जाओगे या शॉप के अंदर नहीं जाओगे। नहीं जाओगे तो कोई बात ही नहीं है, शॉप के अंदर जाओगे तो 2 बातें होंगी, या तो आप प्रोडक्ट देखोगे या तो प्रोडक्ट नहीं देखोगे। प्रोडक्ट नहीं देखा तो कोई बात ही नहीं है, प्रोडक्ट देखा तो फिर होंगी 2 बातें, या तो आपको प्रोडक्ट पसंद आएगा या तो आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आएगा। पसंद नहीं आएगा कोई बात ही नहीं है, पसंद आएगा तो 2 बातें होंगी, या तो आप खरीदोगे या तो नहीं खरीदोगे। नहीं खरीदा कोई बात नहीं, खरीदा नहीं, अब 2 बात नहीं होंगी, खरीदा तो होगी डिमांड। एग्जैक्टली। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम घर पे बैठे हुए थे वो हम बाहर क्यों गए, उसके पीछे हमारे दिमाग में एक वर्ड आता है। यहाँ पर स्क्रीन पे देखो आप, इफेक्टिव डिजायर दिखाई दे रहा होगा आपको। ये इफेक्टिव डिजायर थी जिसने हमें बाहर जाने के लिए प्रेरित किया। अब हम बाहर चले गए, मार्केट चले गए, मार्केट में जाके हमने प्रोडक्ट को देखा। अब प्रोडक्ट पसंद आने के बाद जब हम उस प्रोडक्ट को खरीद लेंगे तब डिमांड होगी। यानी कि यहाँ पे 5 या 6 एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट इज एन इफेक्टिव डिजायर विच इज बैक्ड बाय इनफ मनी, प्रिपेयर्डनेस, टाइम, प्लेस एंड प्राइस। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पर। सो डिमांड को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर खास बातों का ध्यान रखते हैं और हम डिफाइन करते हैं, डिमांड रेफर्स टू एन इफेक्टिव डिजायर विच इज बैक्ड बाय इनफ मनी, प्रिपेयर्डनेस, टाइम, प्लेस एंड प्राइस। देखो, इनफ मनी तभी हम खरीद पाएंगे, प्रिपेयर्डनेस खर्चने को तैयार है तभी हम खरीद पाएंगे, प्लेस, अब अगर मुझे टीवी लेना है तो जाहिर सी बात है मैं मार्केट में जाऊंगा, टीवी की शॉप पे जाऊंगा, मेडिकल स्टोर पे तो नहीं जाऊंगा, तो एक प्लेस होनी चाहिए। अब मुझे अगर टीवी लेना है तो एक टाइम पे जाऊंगा। ये तो है नहीं कि मैं रात को 12:30 बजे घर से निकल गया कि मुझे टीवी खरीदना है, तब हमें पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब हम लोगों को वैसे ही टीवी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिमांड अगर हम बात करेंगे इस लेवल पर तो हमें इसको इस तरीके से पढ़ना है कि डिमांड रेफर्स टू एन इफेक्टिव डिजायर विच इज बैक्ड बाय इनफ मनी, प्रिपेयर्डनेस, टाइम, प्लेस एंड प्राइस। आप लोग देख सकते हो यहाँ स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है इफेक्टिव डिजायर, प्रिपेयर्डनेस, टाइम, प्लेस एंड प्राइस। आई होप ये वाली बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है।
अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। तो सबसे पहली चीज जो डिमांड में आपने क्योंकि बेसिक पढ़ रखा होगा और नहीं भी पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं, मैं स्टार्टिंग से ही आपको बता रहा हूं। डिमांड शेड्यूल, देखो डिमांड शेड्यूल क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है तो अब हमें डेफिनेशन पूरी वर्ड टू वर्ड तो याद करनी नहीं है, हमें सिर्फ उनकी मेन बातें ध्यान रखनी है। और वो क्या है, अगर हम शेड्यूल की बात करते हैं, डिमांड शेड्यूल, तो याद रखना शेड्यूल को मतलब होता है एक टेबल। यहाँ इकोनॉमिक्स में टेबल या टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को शेड्यूल कहा जाता है। अब एक ऐसी टेबल जो अलग अलग कीमतों पे अलग अलग डिमांड दिखाती है उसे हम कहते हैं डिमांड शेड्यूल। क्या कहते हैं, डिमांड शेड्यूल। यानी डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल व्हिच शोज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइसेस। ठीक है, और एक चीज और याद रखना, जब डिमांड है क्योंकि कंज्यूमर के व्यू पॉइंट से होते हैं हमें पता है, तो जाहिर सी बात है डिमांड में हमेशा एक इनवर्स रिलेशन रहेगा, मतलब प्राइस और डिमांड का हमेशा इनवर्स रिलेशन रहेगा, नेगेटिव रिलेशन रहेगा। तो डिमांड शेड्यूल्स जो होंगे वो इस तरीके से डिजाइन किए जाएंगे कि अगर प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी कम हो रही होगी। तो अगर हम शेड्यूल की बात करते हैं तो शेड्यूल क्या होता है, शेड्यूल का मतलब होता है टेबल या टेबुलर फॉर्म। वो टेबल या टेबुलर फॉर्म क्या दिखा रही है, वो दिखा रही है कि अलग अलग कीमतों पर अलग अलग डिमांड है। ठीक है, इज दैट क्लियर। अब वेरियस क्वांटिटी डिमांडेड के बाद हम बात करते हैं डिमांड शेड्यूल जो हमारे होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। डिमांड शेड्यूल्स इज ऑफ टू टाइप्स, पहला इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा मार्केट डिमांड शेड्यूल। दो डिमांड शेड्यूल्स होते हैं, एक इंडिविजुअल और एक मार्केट। व्हेनेवर वी विल स्टडी डिमांड, we will study demand at individual level as well as at market level। तो क्योंकि हम इंडिविजुअल और मार्केट दोनों की बात कर रहे हैं तो डिमांड शेड्यूल हमारे दो तरीके के होंगे, एक होगा हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल तो दूसरा क्या होगा हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो अगर हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की बात करते हैं तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल refers to a table which shows various quantities of a commodity that a consumer is willing to purchase at particular price during a given period of time। अब ये तो डेफिनेशन हो गई। हमें यहाँ पर क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि अगर कोई टेबल एक कंज्यूमर के बारे में बता रही है कि उसे अलग अलग कीमतों पे अलग अलग डिमांड दिखा रही है, एक टेबल जो एक कंज्यूमर के बारे में बताएगी उसे क्या कहेंगे, डिमांड शेड्यूल। कौन सा वाला, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल यानी IDS। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है कि डिमांड शेड्यूल या एक टेबल जो कितने कंज्यूमर्स के लिए जुड़ी हुई है, एक कंज्यूमर के लिए। सिर्फ इतनी सी बात याद करनी है आपको, इसमें लंबी चौड़ी कहानियां याद नहीं करनी है। अब हम इसको देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मैंने बना रखा है जिसमें प्राइस कॉलम है और क्वांटिटी डिमांडेड कॉलम है। जो प्राइस है वो रुपीज में है, क्वांटिटी डिमांडेड यूनिट्स में है। प्राइस में मैंने लिया है 3, 4, 5 and quantity demanded is 500 units, 400 units and 300 units respectively। If you look at this demand schedule, then you will observe that as the price of a commodity is increasing from 3, 4 and 5, the quantity demanded is falling as 500, 400, 300 respectively। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाएगी डिमांड घटती जाएगी। पहली चीज ये इनवर्स रिलेशन बता रहा है, दूसरी चीज ये सिर्फ एक कंज्यूमर का है तो ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में एक ऐसी टेबल होती है इसके अंदर प्राइस कॉलम होता है, क्वांटिटी डिमांडेड कॉलम होता है, लेकिन प्राइस अगर बढ़ रही है तो क्वांटिटी कम होनी चाहिए। इसका हम रिवर्स भी बना सकते हैं, जो मैं चाहूंगा आप खुद बनाएं। इसको रिवर्स करके आप लोग अपने आप प्रैक्टिस कीजिएगा। प्राइस लिखिएगा, क्वांटिटी डिमांड लिखिएगा, जो प्राइस कॉलम है उसमें लिखिएगा आप 5, 4, 3 और इस वाले पोर्शन को रिवर्स करके लिख दीजिएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में कितने कंज्यूमर्स होते हैं, एक कंज्यूमर का डिमांड शेड्यूल इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है। आई होप दिस इज क्लियर। अब आता है दूसरे नंबर पे आते हैं हम, वो होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। कौन सा डिमांड शेड्यूल, मार्केट। अब मार्केट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होगा सारे कंज्यूमर्स। अब सारे कंज्यूमर्स का डिमांड शेड्यूल बनाना तो इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन हम इसे समझते हैं कि अगर डिमांड शेड्यूल सारे कंज्यूमर्स का है, पूरे मार्केट के कंज्यूमर्स का है, तो वो कहलाता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। यानी मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल which shows various quantities of a commodity demanded by all the consumers। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हाईलाइटेड है येलो कलर से, ये जो येलो कलर से हाईलाइटेड है इसके अंदर मैंने एक पंच लाइन दी है, बाय ऑल द कंज्यूमर्स। आपको डेफिनेशन याद नहीं करनी है, आपको ये वाली बात याद रखनी है, ऑल द कंज्यूमर्स।
होता क्या है, जब ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आता है तो उसके अंदर 4 ऑप्शंस होते हैं। हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में उसको टिक करते समय गलती कर देते हैं, तो उस गलती से बचना है। हमें क्या देखना है, ऑल कंज्यूमर्स हैं तो मार्केट डिमांड शेड्यूल है, और अगर वन कंज्यूमर है तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। आई होप दिस इज क्लियर, बहुत सिंपल है। अब बताती है मार्केट डिमांड शेड्यूल का एक फॉर्मूला यहाँ पर होता है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज DM इज इक्वल्स टू DA प्लस DB प्लस DC प्लस DD प्लस डॉट 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 डॉट। तो यहाँ सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन आप देख सकते हो, इसके अंदर DM स्टैंड्स फॉर डिमांड फॉर मार्केट, DA कोई भी एक इंडिविजुअल है उसकी डिमांड, DB कोई दूसरा इंडिविजुअल है उसकी डिमांड। तो ये हमारा हो गया मार्केट डिमांड शेड्यूल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। बेसिकली हम हॉरिजॉन्टली समेशन करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल समेशन अगर हम कर देते हैं इंडिविजुअल्स का, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का हॉरिजॉन्टल समेशन अगर हम करेंगे तो भी हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल बन जाएगा। तो प्लीज नोट इट डाउन दिस पॉइंट। यहां पर आपको दिखाई नहीं देगा कि मार्केट डिमांड शेड्यूल इज द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब नोट कर रहे हैं आप लोग, अब इसको प्रैक्टिकली देख भी लेते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर प्राइस दी हुई है 3। अब जब प्राइस 3 रुपए है तो डिमांड बाय कंज्यूमर A, डिमांड बाय कंज्यूमर B, डिमांड बाय कंज्यूमर C। तो यहाँ 3 कंज्यूमर्स मैंने लिए हैं और यहाँ पे मैंने क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड लिखा हुआ है, डिमांड की जगह क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड लिखा हुआ है। याद रखो जब प्राइस चेंज होती है तो क्वांटिटी वर्ड आता है। Whenever the price of a commodity varies or changes, तब हम क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये पढ़ा हुआ होगा आप छोटी क्लास में, लेकिन अभी आप ध्यान रखिएगा। अब डिमांड ऑफ A, डिमांड ऑफ B, डिमांड ऑफ C, तो जब when the price is ₹3, डिमांड ऑफ A is 500 units, डिमांड ऑफ B is 600 units, डिमांड ऑफ C is 700 units। अब इन तीनों को हॉरिजॉन्टली प्लस कर दो। हॉरिजॉन्टली ऐसे होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल समेशन। सो ऑल व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू ऐड देम अप हॉरिजॉन्टली। अब इन्हें प्लस कर देते हैं, 500 प्लस 600 प्लस 700 कम्स टू 1800, ठीक है। अब सेकंड वाला कॉलम अपने आप करो, जिसके अंदर प्राइस हो गई है 400 प्लस 500 प्लस 600, तो आपका 1500 आ गया। आप अपने आप भी प्लस कर सकते हो। थर्ड कॉलम है उसको आप खुद प्लस करेंगे हॉरिजॉन्टली। कैसे प्लस करेंगे, हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज आल्सो नोन एज मार्केट डिमांड शेड्यूल। एक बात और ऑब्जर्व कीजिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इज एज द प्राइस इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 3, 4, 5, when the price is increasing 3, 4, 5, the quantity demanded is falling in all the 3 cases। अब देखिए तीनों केसेस के अंदर जो कीमत है वो कम हो रही है। तो जैसे जैसे कीमत बढ़ती जा रही है डिमांड भैया घटती जा रही है। तो क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड का, कहते हैं जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाएगी डिमांड भैया घटती जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस जो सबसे पहले हम A की बात करते हैं, तो जब प्राइस 3, 4, 5 हो रही है तो A की जो डिमांड है वो 500, 400, 300 हो रही है। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे बोलते हैं सर क्या हमें बिल्कुल ऐसे ही लिखना है 500, 400, 300? पहली चीज आपको शेड्यूल तो बनाने नहीं है। अब दूसरी चीज, ये जो शेड्यूल बनाया गया है, मैंने बनाया है, ये वैल्यूज इसलिए ऐसे ली गई हैं ताकि इजीली हम लोग इनको लिख सकते हैं। आप इसे कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं कि 500 से फिर 575, सॉरी 475, फिर 400, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से हम लोग यहाँ पे वैल्यूज राउंड फिगर्स में देते हैं, उससे लुक भी अच्छा आता है, आसान भी हो जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। मार्केट डिमांड शेड्यूल के लिए मैंने क्या बताया, हॉरिजॉन्टल समेशन होता है। किसका होता है हॉरिजॉन्टल समेशन? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स का, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं नेक्स्ट वाला पोर्शन, वो है डिमांड कर्व। कर्व तो आपने सुना ही होगा, हिंदी मीडियम में कर्व को कहते हैं वक्र। वक्र यानी कर्व। अब कर्व क्या है? कर्व का मतलब होता है जब हम किसी वैल्यू को ग्राफ के ऊपर ड्राफ्ट कर देते हैं। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं और हमारे पास 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, जैसे ग्राफ पेपर होता है जिसमें वर्टिकल एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, तो वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारे 2 एक्सिस होते हैं।
ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारा सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशनल केस है, 3 डायमेंशंस हम नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर ज्योमेट्री के। तो 2 डायमेंशंस के अंदर जो हमारा वर्टिकल एक्सिस है यानी वाई एक्सिस है उस पे हम प्राइस लिखते हैं, और जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पे हम क्वांटिटी लिखते हैं। यानी वाई एक्सिस पे प्राइस इन रुपीस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी इन यूनिट्स। तो जब हम किसी शेड्यूल को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ड्राफ्ट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो वो जो फिगर निकल के आती है, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो फिगर निकल के आती है उसको हम कर्व बोलते हैं। तो क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं हम, इकोनॉमिक्स मैथ्स तो पढ़ नहीं रहे, तो इकोनॉमिक्स में हमारे पास चैप्टर कौन सा है? डिमांड। अब डिमांड में क्या आ रहा है? प्राइस और क्वांटिटी। तो प्राइस और क्वांटिटी को कंसीडर करते हुए आप एक्सिस बना लीजिए, प्राइस वाई एक्सिस पे लिखिए, क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे लिखिए, और इन वैल्यूज को जो अभी हमने पढ़ी है शेड्यूल वाली उसको ड्रॉ कर लीजिए, आपका कर्व आ जाएगा। सो व्हाट इज बेसिकली डिमांड कर्व? तो डिमांड कर्व हमारे को क्लियर हो गया, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ? ग्राफ पेपर के ऊपर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में हमने वैल्यूज पुट करी और उसके बाद उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया, तो जो हमारा कर्व निकल के आया उसे हमने नाम दे दिया डिमांड कर्व। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। अब डिमांड कर्व क्योंकि डिमांड शेड्यूल से बन रहा है, और डिमांड शेड्यूल अभी अभी हमने पढ़ा है कि डिमांड शेड्यूल में जब जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाती है डिमांड घटती जाती है, तो इसका मतलब इट शोज समवेयर इट शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो लाइकवाइज हमारा जो डिमांड कर्व होगा वो भी यही शो करेगा, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। नाउ कमिंग फर्दर, डिमांड कर्व हमारे 2 तरीके के होते हैं। कैसे होते हैं भाई? 2 तरीके के हमारे डिमांड शेड्यूल्स थे, तो अब क्योंकि डिमांड शेड्यूल से ही हम डिमांड कर्व बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये भी हमारे 2 तरीके के होंगे। और कौन कौन से होंगे वो? एक होगा हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व और दूसरा होगा हमारा मार्केट डिमांड कर्व। सो इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज इन ग्रीन कलर, मार्केट डिमांड कर्व इज इन येलो कलर। और येलो नहीं है तो कोई मतलब पेस्टल कलर है, आप अपने आप देख लो कौन सा कलर है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अब आती है बात इंडिविजुअल डिमांड कर्व की। बहुत आसान है, जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल था उसको आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर, ग्राफ के ऊपर आप उसको ड्रॉ कर लीजिए। जो फिगर निकल के आएगी वो कहलाएगी इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और इंडिविजुअल डिमांड कर्व एक ऐसा कर्व होता है जो बेसिकली इनवर्स रिलेशन शो करता है प्राइस और क्वांटिटी का। सो इंडिविजुअल डिमांड कर्व रेफर्स टू a graphical representation of individual demand schedule। बहुत सिंपल है, इसमें आपको जो हाईलाइटेड पोर्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जो हाईलाइट करके हमने दिखाया हुआ है लाइक ग्रीन कलर और पिंक कलर से, इसके ऊपर आप फोकस करो क्योंकि छोटी छोटी चीजें होती हैं जो तंग करती हैं। ठीक है, अब जो हमारे यहाँ पर शेड्यूल था वही मैंने शेड्यूल लिया है, प्राइस 3, 4, 5, क्वांटिटी ये देख सकते हो आप, जो क्वांटिटी है वो कितनी है? 500, 400 और 300 हमारे सामने आ रही है। अब इससे आप लोग यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो, एक क्या ड्रॉ कर सकते हो? वी ऑल कैन ड्रॉ अ कर्व। अब मैं यहाँ पे आपको कर्व ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये हमारा आ गया वाई एक्सिस, ये आ गया हमारा एक्स एक्सिस। एक मिनट, इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं क्लियर, दोबारा बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है, उस पर हम लिख लेंगे वाई, ये हमने वाई लिख लिया। और अब आएगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होगी बच्चों? यस, ये होगी हमारी एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर हम जब हम एक्स एक्सिस लिख रहे हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस आ गया। अब जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या दिखाना होगा? इस वाले पोर्शन पे जो मैं अभी यहाँ पे हाईलाइट किया है, इस वाले पोर्शन पे ध्यान रखना, हमें प्राइस लिखनी होती है। जिन बच्चों ने पहले पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, जो फर्स्ट टाइम इस चीज को देख रहे हैं वो प्लीज देख लें दैट वाई एक्सिस पे हम शो करते हैं बेटा प्राइस। व्हाट डू वी शो ऑन द वाई एक्सिस? वी शो प्राइस, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पी एक्स से, और क्वांटिटी को हम यहाँ पे शो कर देंगे और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्यू एक्स से। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब क्योंकि समझने के लिए है तो यहाँ पर हमें ग्राफ पे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट वाली वैल्यूज नहीं डालनी है। तो आपको दिखा रहा हूँ 3 और 500। तो यहाँ पर अगर हम लेते हैं इस वाले पोर्शन को हम 3 लेते हैं, इस वाले पोर्शन को हम 4 लेते हैं, इस वाले पोर्शन को हम 5 लेते हैं। सपोज दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। ओके, now when the price is 3, the quantity that is in units is
500 यूनिट्स। तो हम यहाँ पर इसको अज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये हमारा 500 है। कितना है? 5 0 एंड 0, तो ये हमारा 500 आ गया। अब 4 पर कितनी है? जाहिर सी बात है कम है, तो 400 हो गया। ये लिख दिया हमने 4 0 और 0। इसके बाद 5 पर व्हेन द प्राइस इज 5 द क्वांटिटी यूनिट्स इज हाउ मच? 300, तो हमने इसको 300 ले लिया। दिस इज 3 देन 0 देन 0। ठीक है, ये आगे हमारा इस टाइप से। और अब हमने इनको ज्वाइन कर दिया। व्हेन वी विल ज्वाइन देम अप वी विल गेट अ कर्व लाइक दिस, और इस कर्व को हम बोलेंगे डिमांड कर्व, जो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व दिखाई दे रहा है। उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। ये वाला पोर्शन हो गया हमारा लेफ्ट, आपका उल्टा हाथ यहीं आ रहा होगा, और ये वाला पोर्शन हो गया हमारा राइट, RIGHT राइट। थोड़ा सा राइटिंग की प्रॉब्लम सी लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें समझ में आ रहा है। तो ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, इसे हम बोलते हैं डिमांड कर्व। आई होप दिस इज क्लियर, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये इंडिविजुअल है क्योंकि ये एक बंदे के लिए, तो हमने यहाँ पर एरो दिखा देता हूं मैं आपको। अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड हमारी कम होती है, और अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड हमारी बढ़ती है। When price falls from ₹4 to ₹3, the quantity increases from 300 units to 500 units। इसको हम दोबारा से समझ लेते हैं बच्चों। यहां पर आप देखो, मैंने प्राइस में 2 एरोज लगाए हैं। हमने अज्यूम किया कि ओरिजिनल प्राइस 4 है, तो जब प्राइस बढ़ी 4 से 5, तो 4 पे डिमांड दे क्या, 4 से लाइन जा रही है यहाँ पर, यानी 400। अब इस वाले पोर्शन से, जैसे ये आप देख रहे हो, ये वाला जो हमारा पोर्शन आ रहा है 400, ये ले लेते हैं हम। ये देखिए ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा होगा आपको। ये जो हमारा पोर्शन आ रहा है ये हमारा हो गया 400, फाइन। इसे आप ओरिजिनल ले लीजिए। अब कमिंग टू द नेक्स्ट प्राइस, अगर 4 से प्राइस 5 हो रही है, तो 4 पे 400 यूनिट्स था, जो प्राइस बढ़ी तो 300 यूनिट्स हो गया, यानी हमारा किस तरफ चला गया, ये हमारा बैकवर्ड चला गया, उल्टे हाथ की तरफ चला गया। ये इस तरीके से एरो बना दिया। व्हेन द प्राइस फॉल्स फ्रॉम ₹4 टू ₹3, तो ये एरो कहां चला गया, इधर चला गया। तो इसकी मदद से आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, पढ़ भी रखा है आप लोगों ने। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व इस टाइप से ड्रॉ कर लीजिए। अब आप खुद भी ड्रॉ कर लीजिए इसको, तो मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया आपको, ठीक है। नाउ कमिंग फर्दर, आगे बढ़ते हैं। मार्केट डिमांड कर्व, अरे अभी तो बड़ी मुश्किल से इंडिविजुअल बना था यार, अब ये मार्केट डिमांड कर्व आ गया। चलो अब आ गया तो ये बनाना तो पड़ेगा ही। तो मार्केट डिमांड कर्व के लिए मार्केट डिमांड शेड्यूल को याद करो। मैंने अभी भी बताया था, मार्केट डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है सारे कंज्यूमर्स की जो डिमांड होती है उसे टेबल बना के लिख दो, तो मार्केट डिमांड शेड्यूल। और उसी टेबल को ग्राफ में कन्वर्ट कर दो, तो क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड कर्व। So market demand curve refers to the graphical representation of market demand schedule. Graphical representation of market demand schedule, इतनी सी बात है। और market demand curve basically aggregate यानी टोटल यानी सम टोटल दिखाता है। एग्रीगेट का मतलब यहाँ पे है सम टोटल, सबका प्लस करने के बाद जो डिमांड निकल के आई है इसके बारे में हमें बताता है। तो इसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड कर्व शोज एग्रीगेट डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर्स इन द मार्केट एट डिफरेंट प्राइसेस। इस लाइन को जरूर आप लोग नोट कर लीजिए, टिक मार्क में काम आती है, ठीक है। मार्केट डिमांड कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। इस वाली लाइन को अंडरलाइन कीजिए। जो टिक मार्क वाले क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर यही चीजें दिक्कत करती हैं, आंसर पूरा याद नहीं करना है, ये वाली बात पे ध्यान देना है। और जब आप इन बातों पे ध्यान दोगे तो मेरा वादा है आप क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर उसका टिक कर दोगे, ठीक है। तभी तो मजा आएगा पढ़ने, वरना मजेदारी क्या है। तो मार्केट डिमांड के लिए हमारा वही वाला फॉर्मूला रहेगा DA + DB, ये सेम टू सेम है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। और नीचे शेड्यूल वही आ रहा है। अब जो यहाँ पे मैंने शेड्यूल आपके सामने प्रेजेंट किया है, इसके अंदर वही वाली चीजें, 3 कंज्यूमर्स अज्यूम की हैं, तीनों को हमने प्लस कर देना है। 500, 600, 700 जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो बेसिकली 1800, 1500 और 1200 हमारी ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। अगर किसी का मिस हो गया था तो मैं फिर से बता देता हूँ, हम हॉरिजॉन्टली इन्हें प्लस कर रहे हैं। 5 पर आप देखोगे 300, 400, 500 है, 4 पर 400, 500, 600 है, और 3 पर 500, 600 और 700 है। इन तीनों को प्लस करा, A + B + C करा, तो ये वाली वैल्यूज हमारी आ गई हैं। अब इसके साथ आप लोगों को इसका एक ग्राफ बनाना है।
तीनों का अलग अलग ग्राफ बनाना है। अब जैसे मैंने सिखाया था, आप वैसे का वैसे ही ग्राफ बनाइए, अपने आप बनाइए उसको, और फिर आप मार्केट का यानी आप टोटल बनाएंगे 4 ग्राफ यहाँ पर, डिमांड कर्व ऑफ ए, डिमांड कर्व ऑफ बी, डिमांड कर्व ऑफ सी और डिमांड ऑफ मार्केट। वो चारों एक साथ बनाना, कोशिश करना एक ही लाइन में बने। ठीक है, ये वर्क आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, इसको आपको खुद करना है। नॉलेज के लिए ग्राफ बनाने को हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, इट्स ओके, लेकिन नॉलेज तो चाहिए ना। ठीक है, अब खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मार्केट डिमांड कर्व के बारे में बहुत ज्यादा लोग छोड़ देते हैं, मिस कर देते हैं, और वो क्या है कि मार्केट डिमांड कर्व फ्लैटर होता है। मैंने आपको डायग्राम बनाने के लिए क्यों कहा है, जब आप डायग्राम बनाओगे तो यू विल ऑब्जर्व कि जो जितने भी डायग्राम है वो थोड़े स्टीपर होंगे, लेकिन जो मार्केट डिमांड का कर्व होगा वो काफी फ्लैटर होगा। फ्लैटर, बहुत ज्यादा फ्लैटर कर्व होगा। वो फ्लैटर कर्व क्यों होगा जी? why is the market demand curve a flatter curve? क्यों होता है? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर देन इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ये सबको पता होती है बात, लेकिन वाई क्यों? बच्चों, इसका सिंपल सा एक एस्पेक्ट है, जब हम इंडिविजुअली डिमांड कर्व्स बनाते हैं तो उन सबके वेरिएशंस थोड़े थोड़े होते हैं, तो थोड़े थोड़े स्टीपर रहते हैं। लेकिन जब हम सारे के सारे प्लस करके एक साथ बनाते हैं, एग्रीगेट करके बनाते हैं, तो उसके अंदर उसका इफेक्ट बहुत बड़ा आता है। यानी कहने का मतलब ये है कि एज प्राइस फॉल्स, अगर प्राइस कम होती है तो जो प्रोपोर्शनेट राइज इन डिमांड होगी वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगी मार्केट डिमांड में। चाहे तो आप ऊपर देखिए, इसका मतलब क्या है, आप जरा ध्यान से देखो। यहाँ पर जब प्राइस फॉल हो रही है, मैंने उल्टा बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखना, प्राइस 5 से 4 हो रही है तो ए को देखो, ए में क्या हो रहा है, 300 से 400 हो रहा है, सिर्फ छोटा सा अमाउंट वेरिएट हो रहा है। व्हेन प्राइस फॉल्स 300 से 400 में छोटा अमाउंट वेरिएट हो रहा है। ऐसे बी में भी छोटा सा 100 यूनिट्स का अमाउंट वेरिएट हो रहा है, सी में भी 100 यूनिट्स का ही वेरिएशन आ रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं डिमांड की, और वो भी मार्केट डिमांड की, तो वहां वेरिएशन ये 100 बन के कितना हो गया, 300 हो गया। तो इसका मतलब ये वाली बात यहाँ पे हमें क्लियर हो जाती है कि एज प्राइस फॉल्स, प्रोपोर्शनेट राइज इन मार्केट डिमांड इज मोर देन प्रोपोर्शनेट राइज इन इंडिविजुअल डिमांड। आई होप दिस इज क्लियर। यानी मार्केट की जो डिमांड वो ज्यादा वेरिएशन आता है और इंडिविजुअल डिमांड में वेरिएशन कम आता है, इस वजह से फ्लैटर होता है। टिक मार्क वाले क्वेश्चन के अंदर ये वाली पंचलाइन बहुत काम आती है, इसे याद कर लो। समझ आ गई होगी तो याद करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स थी, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, ये सब हमारी बेसिक टर्म्स थी जो भी हमने निपटाई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको लेके चलते हैं अब हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पे। अब यहां से थोड़ी थोड़ी बातों को ध्यान रखना है, जो मैं पंच लाइन्स बताऊंगा उन्हें आप नोट कीजिएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पहले इंडिविजुअल लेवल पर पढ़ेंगे, फिर मार्केट लेवल पर पढ़ेंगे। वैसे इंडिविजुअल और मार्केट दोनों को क्लब करके भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन आसान ये होता है कि आप इंडिविजुअल लेवल पर पढ़ो। सो डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से कारण हैं जिस पे डिमांड डिपेंड करती है, यानी डिमांड को क्या क्या इफेक्ट करता है। अभी लॉकडाउन है या कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो अचानक से डिमांड फॉर बेसिक थिंग्स और एसेंशियल थिंग्स बढ़ जाती है। अगर बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है, अचानक से 3-4 दिन लगातार बारिश आती है, तो जो बंदा रेनकोट नहीं भी पहनता था वो रेनकोट खरीदने की सोच ही लेता है कि यार चलो मैं रेनकोट तो खरीद लूं या अम्ब्रेला तो खरीद लूं। बहुत ज्यादा गर्मी आ जाती है तो एसी की डिमांड, इसके घर में एसी नहीं होता वो भी सोचता है अब इतनी गर्मी लग रही है चलो मैं एसी तो खरीद लूं। तो ये डिमांड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। बुक में हमारी जो पोर्शंस होते हैं या कोर्स होता है उसके अकॉर्डिंग जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो हम लोग अब इनको सीक्वेंस वाइज पढ़ लेते हैं। जो पहला जो डिटर्मिनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है वो होता है हमारा प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आप सब सभी जानते हो प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज द फर्स्ट डिटर्मिनेंट। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा पहला डिटर्मिनेंट होता है। ये आ गया हमारे पास प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अभी हमने जितने भी शेड्यूल्स बनाए हैं उनमें प्राइस लिया था, चाहे वो इंडिविजुअल डिमांड था चाहे वो मार्केट डिमांड था, वहां हमने प्राइस लिया था। तो एक बात तो हमें क्लियर हो गई कि भैया प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। एज प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स। तो ये इसके अंदर आपको इतनी सी बात याद रखनी है, बहुत इजी होता है, इसको
सीधे सीधे आपको नोट करके रख लेना है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। इसमें बहुत ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती, इसको आपको सिंपली करना है कि अगर कोई चीज महंगी हो जाती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। ये आप सब लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है और ये बेसिक पॉइंट है। अब जो मेन पॉइंट आता है वो कौन सा होता है? सेकंड पॉइंट, उसको कहते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यहां पे आपको ध्यान रखना है, यहां पे आपको समझना है रिलेटेड गुड्स। गुड्स हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं रिलेटेड गुड्स और एक होते हैं नॉट रिलेटेड गुड्स। नॉट रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं? जैसे नमक और जीन्स, कार और साइकिल का टायर। अब आप इन दोनों एग्जांपल्स में देखो, नमक और जीन्स, इसका क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। नमक अगर महंगा हो जाता है, नमक अगर महंगा हो जाता है तो क्या उससे जीन्स की डिमांड पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कैसा है? नॉट रिलेटेड, इनका आपस में रिलेशन ही नहीं है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपस में रिलेटेड नहीं होते वो कहलाते हैं नॉट रिलेटेड गुड्स, और ऐसे प्रोडक्ट जिनमें आपस में रिलेशन होता है वो होते हैं रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स क्योंकि हमारे कोर्स में है तो हमें रिलेटेड गुड्स के ऊपर ध्यान देना है। रिलेटेड गुड्स पे एक बात ध्यान रखना, अगर हम रिलेशन की बात कर रहे हैं तो रिलेशन दो तरीके के होते हैं, हमारी फैमिलीज में भी होते हैं। रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो रिलेशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारे सगे भाई बहन होते हैं, एक होता है हमारे कजिन्स होते हैं। होता नहीं होता है सगे भाई बहन और कजन, ये मेरा सगा भाई है, ये मेरी सगी बहन है, ये मेरा सगा कजन है, ये मेरा सौतेला कजन है, ऐसे भी बोल देते हैं। लेकिन मेनली हमारे दो ही होते हैं, सगे भाई बहन और कजन्स। उसी तरीके से रिलेटेड गुड्स अगर हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं तो ये भी सगे भाई और कजन्स की तरह ही होते हैं। रिलेटेड गुड्स हमारे दो तरीके के होते हैं, एक हमारे होते हैं सगे भाई बहन और एक हमारे होते हैं कजन्स। आपको कहोगे ये कैसे हो गए? सिंपल, अगर हम रिलेटेड गुड्स की बात कर रहे हैं तो सगे भाई बहन को हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूट गुड्स, और कजन्स को हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो हमारे दो तरीके के भाई बहन हो गए, सगे भाई बहन और कजन्स, तो सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। व्हेन इट कम्स टू सब्स्टिट्यूट, सगे भाई बहनों में खून का रिश्ता पक्का होता है, यानी पॉजिटिव रिलेशन होता है, और जो कजन्स होते हैं उनमें खून का रिश्ता कच्चा होता है, यानी नेगेटिव रिलेशन होता है। तो इस तरीके से आप इसको नोट करके रखो, सगे भाई बहन और कजन्स की तरीके से, तो आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स होते क्या है। अब हम आते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स के ऊपर। Substitute goods are those goods which can be used in place of one another to satisfy a common want. यानी एक प्रोडक्ट की जगह दूसरा प्रोडक्ट ले लेते हो। सपोज आपकी मम्मी ने कहा बेटा आप जाओ और ब्लैक कलर की कोल्ड ड्रिंक ले आओ। अब आप दुकान पर गए, आपने कहा अंकल थम्स अप दे दो, उसने कहा बेटा थम्स अप नहीं है। आपने कहा थम्स अप नहीं है तो कोई बात नहीं, कोक दे दो, उसने कहा कोक भी नहीं है। दुकानदार ने कहा भैया पेप्सी है, और आपके घर में क्योंकि गेस्ट बैठे हुए हैं तो जाहिर सी बात, आपने कहा चलो भैया लाओ पेप्सी दे दो। यानी एक प्रोडक्ट जो आप लेने गए थे वो आपको नहीं मिलता, उसके स्थान पर आप दूसरा प्रोडक्ट ले आए, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? ये वो गुड होते हैं जो एक दूसरे के स्थान पर यूज हो सकते हैं। दीज आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट। एग्जांपल, आप कोक, पेप्सी, थम्स अप ले सकते हो। दूसरा एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको दिया, फ्रूटी और माजा दिखाई दे रहा है आपको। टी और कॉफी एक बहुत जनरलाइज्ड एग्जांपल है, तो अब ये दो एग्जांपल्स नोट कर लो, टी, कॉफी और फ्रूटी एंड माजा। अब इसमें होता क्या है? इनमें रिलेशन होता है। एक तो एग्जांपल आपको याद करना है, दूसरा आपको रिलेशन याद करना है, क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में क्वेश्चन आता है उसमें रिलेशन के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और वो रिलेशन क्या होता है? वो ये होता है कि अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो उसके सब्स्टिट्यूट की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द डिमांड फॉर इट्स सब्स्टिट्यूट गुड। बहुत सिंपल वे में आप इसे ऐसे समझ लीजिए, दो सब्स्टिट्यूट हमने लिए, दो कॉम्पिटिटर्स हमने लिए, एक हमने लिया थम्स अप और एक हमने लिया पेप्सी। अगर पेप्सी ने अपनी कोल्ड ड्रिंक सस्ती कर दी, पेप्सी ने अपनी कोल्ड ड्रिंक सस्ती कर दी, तो थम्स अप वालों को ना चाहते हुए भी अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम करनी पड़ेगी, वरना वो मार्केट से आउट हो जाएंगे। यानी मेजॉरिटी ऑफ कंज्यूमर्स जो है वो हमारी पेप्सी की तरफ चली जाएगी। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं सर हम तो पेप्सी पीते ही नहीं,
हम तो पेप्सी पीते नहीं, हम तो थम्स अप पीते हैं, हम तो पेप्सी फ्री में भी नहीं पीने। ओ भाई, मैं आप लोगों जैसे कंज्यूमर्स की बात नहीं कर रहा हूं। मार्केट में दो तरीके के कंज्यूमर्स होते हैं, एक होते हैं परमानेंट कंज्यूमर्स और एक होते हैं टेम्परेरी कंज्यूमर्स। परमानेंट कंज्यूमर वो लोग होते हैं जो हैबिचुअल होते हैं। अगर थम्स अप पीनी है तो थम्स अप ही पीनी है भाई, पेप्सी और कोक को देखेंगे भी नहीं। तो वो कंज्यूमर्स तो थम्स अप ही कंज्यूम करेंगे चाहे कितनी भी प्राइस है। बट द रेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स हु आर टेम्परेरी इन नेचर, दे विल रश टुवर्ड्स पेप्सी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कभी अपने घर पर कोल्ड ड्रिंक पीते होगे, घर पे कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, और थम्स अप पीने वाले ही बंदे हो तो थम्स अप ही पियोगे, दूसरी कोल्ड ड्रिंक नहीं पियोगे। और जब शादी में जाओगे ना, जब वहां फ्री में मिल रही होती है, वहां पे खड़ोगे ना, तो वहां थम्स अप वम्स अप देखोगे, पेप्सी क्या ऑरेंज वाली भी मिलेगी ना, 2 गिलास तो उसके भी पी जाओगे। तो ऐसे लेकिन वो भी तो खरीदी गई है ना मार्केट से। तो ऐसे कस्टमर्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे टेम्परेरी कस्टमर्स, जो वेरिएट करते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दो सब्स्टिट्यूट्स हैं, पेप्सी और थम्स अप, तो अब ध्यान से देखना, अगर पेप्सी ने अपनी प्राइस कम करी तो थम्स अप अपनी प्राइस कम करेगा, वरना उसकी डिमांड पे उसका इफेक्ट आ जाएगा। तो यहां पे डायरेक्ट रिलेशन होता है। कैसे रिलेशन होता है? डायरेक्ट। आप याद रखो, सगे भाई बहनों में डायरेक्ट रिलेशन होता है कि अगर किसी ने अपनी प्राइस बढ़ा दी, इफ अ कंपनी और अ प्रोडक्ट इंक्रीजेज इट्स प्राइस, तो क्या इफेक्ट आएगा? अगर किसी ने अपनी प्राइस बढ़ा दी तो वो प्रोडक्ट मार्केट में महंगा हो गया। जब वो प्रोडक्ट मार्केट में महंगा हो जाएगा तो उसका कॉम्पिटिटर उसका फायदा उठाएगा, तो उसके कॉम्पिटिटर की डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहां पर आपको सब्स्टिट्यूट गुड में जो एक मेन बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि सपोज करो फ्रूटी और माजा की बात करते हैं, अगर माजा ने अपनी कीमत बढ़ा दी तो लोग फ्रूटी पीना पसंद करेंगे और फ्रूटी की डिमांड बढ़ जाएगी। इसमें जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है येलो कलर से, इसके ऊपर ध्यान दीजिए, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट फ्रूटी, फ्रूटी महंगी हो गई, एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर माजा, तो माजा ऑटोमेटिकली सस्ती हो जाएगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। सब्स्टिट्यूट गुड्स में पॉजिटिव रिलेशन होता है, ये आपको बात याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड कौन से होते हैं? अभी मैंने आपको बताया था रिलेटेड गुड्स होते हैं सब्स्टिट्यूट, रिलेटेड गुड्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो सगे भाई बहन और कजन्स में खून का कच्चा रिश्ता होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव रिलेशन होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जब दो चीजें एक साथ मिलकर आपकी एक वांट को सेटिस्फाई करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार है तो बिना पेट्रोल के नहीं चलेगी, पेन है तो उसके लिए रिफिल या इंक चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपके पास कोई रिस्ट वॉच है तो उसके अंदर आपको पेन से सेल चाहिए होगा, मोबाइल है तो उसके आपको सिम कार्ड चाहिए होगा। तो ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो दो प्रोडक्ट्स आपस में मिल जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कार और पेट्रोल एग्जाम्पल हो गया, या अगर हम घर के हाउस होल्ड का एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें हम देखते हैं सभी के घरों में चाय बनती है। अब जब चाय बनती है तो ऐसे तो बन नहीं जाती चाय, चाय के लिए चीनी भी चाहिए होती है, तो चाय और चीनी को हम लोग इसमें कॉम्प्लीमेंट बनते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट। ये तो डेफिनेशन हो गई, आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखी होगी, सबको पता है। मेन चीज जो आपको यहाँ पे फोकस करनी है वो क्या है? वो है कि ये जो आप देख रहे हो ये वाला पोर्शन, एन इंक्रीज इन प्राइस। अब अगर किसी ने, अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट महंगा हो जाता है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट है उसके ऊपर उसका क्या इफेक्ट आता है। अगर पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है पेट्रोल इंजन वाली कार्स के ऊपर उसका इफेक्ट आएगा। अगर पेट्रोल, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस देन डिमांड फॉर पेट्रोल कार्स इज गोइंग टू डिक्रीज, तो वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगी। तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। ये जो ये पोर्शन आ रहा है हमारा, इसके ऊपर आप लोग प्लीज ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली लाइन, एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, अ डिक्रीज इन द डिमांड फॉर गिवन गुड, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट का डिफरेंस मैंने यहां पर आपको दे दिया एक ओवरव्यू करने के लिए, जल्दी से इसको देखने के लिए। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स कैसे गुड्स होते हैं? दो अलग अलग चीजें होती हैं, यानी दोज गुड्स व्हिच हेल्प टू सेटिस्फाई अ कंज्यूमर्स वांट एंड दे आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। यानी कंज्यूमर की वांट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों मिलके नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के स्थान पे कर रहे हैं, वो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। और जो दो गुड्स आपस में मिलके एक वांट को सेटिस्फाई करते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। सब्स्टिट्यूट कौन से होते हैं? सब्स्टिट्यूट होते हैं टी, कॉफी, कोक, पेप्सी, पेन,
पेंसिल, आपको कुछ लिखना है, अचानक पन्नी वाला पेंसिल ले लिया, ठीक है ना। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री के क्या एग्जांपल्स होते हैं हमारे, सीडी और सीडी प्लेयर, पेन और इंक, कार और पेट्रोल। ये आपके इसके अंदर एग्जांपल्स दिखाई दे रहे हैं, आप क्लियरली इनको देख सकते हो। ये बहुत सिंपल वे में मैंने यहाँ पे बना दिया चार्ट। अब इस चार्ट के अंदर ऊपर वाले दोनों तो सबको पता है, पहले से पता है। मेन चीज जो आ रही है वो है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 को ध्यान से देखो आप, और इस वाले पॉइंट को आप लोग भैया कर लो ऐसे करके टिक, क्योंकि ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहूंगा आप लोग इस वाले पॉइंट को टिक कर लो। ये वाला पॉइंट, ये कैसा रिलेशन शो करते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स पॉजिटिव रिलेशन शो करते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसे रिलेशन शो करते हैं, नेगेटिव रिलेशन शो करते हैं। तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। इस तरीके से ऊपर प्लस माइनस बना लो, सिंपली आपको याद हो जाएगा, पूरा का पूरा आंसर आपको याद रहेगा प्लस और माइनस की मदद से। आई होप दिस इज क्लियर। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव, और कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव, ठीक है, ये ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम ऑफ कंज्यूमर। क्या डिमांड से या डिमांड पे इनकम का क्या प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी बंदे की इनकम अगर बढ़ती है या इनकम घटती है, इनकम ज्यादा होती है या इनकम कम होती है, तो क्या उससे भी डिमांड के ऊपर फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। देखो, इनकम एक ऐसी चीज है जो इंसान के स्टेटस को एनहांस करती है। इफ योर इनकम इज इंक्रीजिंग, योर स्टेटस इज इंक्रीजिंग, इट इज गोइंग टू एनहांस योर स्टेटस। तो यहां पर हम बात करेंगे इनकम की डिमांड के साथ। तो जब इनकम और डिमांड की बात करेंगे तो इसको हम 3 एस्पेक्ट्स में पढ़ेंगे, अलग अलग 3 एस्पेक्ट्स में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे नॉर्मल गुड्स के लिए, दूसरे एस्पेक्ट में पढ़ेंगे हम इंफीरियर गुड्स के लिए, और तीसरे एस्पेक्ट में पढ़ेंगे हम एसेंशियल गुड्स के लिए। नॉर्मल गुड्स को जनरली सुपीरियर गुड्स भी बोल देते हैं। तो सुपीरियर गुड, इंफीरियर गुड और एसेंशियल गुड्स या चीप नेसेसरीज ऑफ लाइफ, जैसे सॉल्ट हो गया। अब यहां पर आपको क्या नोट करना है, वो ये नोट करना है कि नॉर्मल गुड्स, जब हम नॉर्मल गुड की बात करते हैं, नॉर्मल गुड यानी सुपीरियर गुड, एक कॉमन सेंस की बात बताओ, अगर किसी बंदे की इनकम बढ़ेगी तो वो सुपीरियर प्रोडक्ट खरीदेगा या इंफीरियर प्रोडक्ट खरीदेगा, बिल्कुल सही, सुपीरियर प्रोडक्ट खरीदेगा। अब सुपीरियर प्रोडक्ट और इनकम में कैसा रिलेशन हो गया, पॉजिटिव रिलेशन हो गया। सुपीरियर गुड और इनकम में पॉजिटिव रिलेशन हो गया कि अगर इनकम बढ़ेगी तो सुपीरियर गुड की डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है। सेकेंड एस्पेक्ट में आ जाओ, इंफीरियर गुड्स पे आ जाओ। इंफीरियर गुड्स में क्या होगा, अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, बिल्कुल सही। अब तीसरे एस्पेक्ट में आ जाओ, एसेंशियल गुड पर आ जाओ। एसेंशियल गुड पर क्या होगा, अगर इंसान की इनकम बढ़ेगी तो क्या वो एसेंशियल गुड्स भी ज्यादा कंज्यूम करना शुरू करेगा, अच्छा करेगा। जरा एक बात बताओ, एक इंसान था, सपोज मैं था, मेरी इनकम पहले 10,000 रुपए महीना थी, मैं घर आता था, खाना खाता था और चला जाता था काम पर। फिर 1 साल बाद मेरी इनकम 1 लाख रुपए महीना हो गई। मैं घर गया, फिर खाने की टेबल पर जैसे ही मैं बैठा, मैंने अपनी मम्मी को बुलाया, मैंने कहा मम्मी एक बात बताओ, व्हाट इज दिस। मम्मी ने कहा क्या हुआ बेटा। मैंने कहा एक बात बताओ, ये मैं पहले 10,000 रुपए महीना कमा रहा था, आप खाने में इतना ही नमक डाल रही थी, आज मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, तो कम से कम खाने में आधा किलो नमक तो डालो, और मैं अमीर आदमी हो गया हूं, बड़ा आदमी हो गया हूं, बोलो इज इट पॉसिबल। नहीं। दूसरी बात, 1 साल पहले जब मैं 10,000 रुपए महीना कमाता था, मैं बीमार पड़ गया, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे एक इंजेक्शन दिया और 1-2 गोली दवाई की थी, ये खा लेना और सुबह शाम ये गोली खा लेना, आप ठीक हो जाओगे। अभी हाल फिलहाल में जब इनकम 1 लाख रुपए हो गई, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने जैसे मुझे इंजेक्शन लगाया, मैं बीमार था, मैं डॉक्टर का रुक जा भैया, जब मैं 10,000 रुपए कमा रहा था तब मैं 1 इंजेक्शन लगवाता था, आज मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, कम से कम 10 इंजेक्शन लगा मेरे को, मैं अमीर आदमी हो गया हूं। इज इट पॉसिबल। तो ऐसी चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं। इनकम से कुछ चीजों का लेना देना नहीं होता है। इनकम से
लग्जूरियस प्रोडक्ट, सुपीरियर प्रोडक्ट्स का लेना देना है, इंफीरियर प्रोडक्ट्स का लेना देना है, लेकिन एसेंशियल कमोडिटी का इनकम से कोई इफेक्ट नहीं होता। आप लोगों को ध्यान रखनी है यहाँ पर तीन बातें। ये तीन बातें कौन कौन सी हैं? पहली अगर मैं बात करता हूं नॉर्मल गुड्स की, यानी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल गुड्स, तो नॉर्मल गुड्स में आपको याद रखना है दे हैव पॉजिटिव रिलेशन विद इनकम। इतनी सी बात याद रखनी है। जब हम बात करेंगे इंफीरियर गुड्स की, दे हैव नेगेटिव रिलेशन विद इनकम, और जब हम बात करेंगे एसेंशियल गुड्स की, दे हैव नो रिलेशन विद इनकम। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? नॉर्मल गुड्स में पॉजिटिव रिलेशन होता है, इंफीरियर गुड्स में नेगेटिव रिलेशन होता है, और एसेंशियल गुड्स में नो रिलेशन होता है। ठीक है, यहां पे आपको एक वर्ड भी दिखाई दे रहा होगा, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल या सिट्रस पेरिबस। ये आप लोगों ने फ्रेज पढ़ा हुआ होगा, और नहीं पढ़ा हुआ है तो मैं आपको बता देता हूं, जब भी हम कोई पॉइंट बात करते हैं तो हम अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का इस्तेमाल करेंगे। अभी हम इसके बाद वाले जो टॉपिक पे पहुंचेंगे तब हम इसको और अच्छे से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे। अभी आपको क्या याद रखना है? सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री में पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशन था। ऐसे सुपीरियर गुड, इंफीरियर गुड और एसेंशियल गुड्स में सुपीरियर गुड में पॉजिटिव रिलेशन, इंफीरियर गुड में नेगेटिव रिलेशन, एसेंशियल गुड में नो रिलेशन, आपको याद रखना है। ठीक है, ये आप लोग याद कर सकते हो। वेरी गुड। अब हम आते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस के ऊपर। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, डिमांड टेस्ट और प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करती है। अगर कोई एक्टर, आजकल आप एक्टर तो छोड़ो, अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वो वेस्ट कोट पहनते हैं तो उनको देख के हमारे इंडिया में मैक्सिमम लोगों ने वैसे ही कोट सिलवाने शुरू कर दिए और वही पहनने शुरू कर दिया, कॉपी करना शुरू कर दिया उनको। तो ये कैसे क्रिएट हुआ? ये टेस्ट और फैशन का प्रभाव होता है। हम दूसरे को देखकर कुछ चीजें कंज्यूम करने लगते हैं। किसी हीरो ने कोई जैकेट पहनी तो उस जैकेट को ही लड़के पहन के घूमने लगते हैं। किसी एक्टर ने कोई बाइक चलाकर दिखाई तो हम वो वाली बाइक चलाने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस वाले एक्टर ने पहनी थी, चलाई थी। तो ये इफेक्ट होता है टेस्ट, फैशन, प्रेफरेंसेस का। तो जब हम टेस्ट, फैशन और प्रेफरेंसेस की बात करते हैं तो हमारे सामने आती है बात डिमांड की, कि डिमांड का टेस्ट और फैशन से क्या फर्क पड़ रहा है। बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर कोई चीज फैशन में है तो उसकी डिमांड कैसी होगी? ज्यादा होगी। और जो चीज आउट ऑफ फैशन है तो उसकी डिमांड कैसी होगी? कम होगी। छोटी सी बात है, याद रखनी है कि अगर फेवरेबल चेंज, यहां पर आप देख सकते हो, अगर फेवरेबल चेंज इन फैशन है तो जो हमारी डिमांड होगी बच्चों, डिमांड विल डेफिनेटली इंक्रीज। वो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। डिमांड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? डिमांड बढ़ेगी। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो ये कि डिमांड का राइट वर्ड शिफ्ट होगा या डिमांड का लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। उसके लिए मैंने एक अलग से टॉपिक इसके अंदर आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाया हुआ है। तो अभी आपको इसके सिर्फ बेसिक बातें मैं बता रहा हूं कि फैशन में है डिमांड बढ़ेगी, अनफेवरेबल है डिमांड घटेगी। अभी आपको ऐसे करके नोट करना है, क्योंकि आपको बेसिकली क्या करना है, आपको टिक मार्क वाले क्वेश्चंस पर जाना है। तो यहां पर अभी आप देख सकते हो जो रेड कलर से दिखाई दे रहा है कि डिमांड कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट या डिमांड कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। तो वो आपको बहुत ध्यान रखना है। आगे जब हम बढ़ेंगे चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो वहां पे आपको ये वाली बातें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन पहले आपको ये बेसिक्स नोट करके रखने हैं। ठीक है, अनफेवरेबल चेंज में क्या होगा? डिमांड क्या होगी बच्चों? यहां पर बताइए। बिल्कुल सही, डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड डिक्रीज। ये डिक्रीज का सिंबल बना रहा हूं मैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके। एक्सपेक्टेशंस, भैया अगर हमें यह पता लग जाए कि कोई चीज महंगी होने वाली है तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल ज्यादा खरीदेंगे। और हमें पता लग जाए कि 2 दिन बाद ये प्रोडक्ट सस्ता होने वाला है तो क्या करेंगे? उसे आज कम खरीदेंगे। बिल्कुल सही। तो ये बहुत सिंपल सा एक पॉइंट है, एक्सपेक्टेशन ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस इन नियर फ्यूचर। अगर कंज्यूमर को यह पता लग जाए, इफ ही एक्सपेक्ट्स, अगर उसे पता लग जाए कि कमिंग फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में 1 या 2 दिन में किसी चीज की प्राइस बढ़ने वाली है। नॉर्मली एक प्रोडक्ट मैं आपको बताता हूं, नॉर्मली जो हमारे इंडिया में होता है, नॉर्मली मैं हमेशा लोगों को देखता हूं, मैं कहता हूं यार क्या कर रहे हो बेटा। होता क्या है, ये हमारे इंडिया में एक बड़ी बीमारी कह लो जो हम सबके साथ है, मेरे साथ भी है।
हमें पता लगता है न्यूज चैनल के थ्रू कि शाम 6 बजे पेट्रोल प्राइसेस विल इंक्रीज, पेट्रोल 1 रुपए लीटर महंगा होने वाला है। रिएक्शन होता है हम सभी लोगों का, ओ माय गॉड पेट्रोल महंगा होने वाला है, चलो भाई चलो। लोग अपनी अपनी गाड़ियां, अपनी स्कूटी, बाइक, यहां तक कि कनस्तरियां लेके पेट्रोल पंप पे पहुंच जाते हैं। और पेट्रोल पंप पे पहुंच के क्या करते हैं, भीड़ लगी होती है। क्यों? उन्हें पता है पेट्रोल महंगा होने वाला, भैया अभी भरवा लो। मेरे पड़ोस में एक अंकल, तो उन्होंने यही काम किया। मैंने पूछा कहां जा रहे हो? कार्ड निकाली उन्होंने, उनके पास BMW है, वो कार निकाली उन्होंने और कार लेके पेट्रोल पंप की तरफ चल दिया। मैंने कहा भाई कहां जा रहे हो? पेट्रोल महंगा होने वाला है, वहां जा रहा हूं। मैंने कहा अच्छा पेट्रोल महंगा होने वाला है, ठीक है। जब वो वापस आए तो मैंने पूछा आपने कितना पेट्रोल लाया? कह रहा अरे मेरे को तो ध्यान नहीं, मेरी गाड़ी में तो पेट्रोल बहुत ज्यादा था, मैंने 5 लीटर पेट्रोल डलवाया गाड़ी में, टैंक फुल करा लिया। मैंने कहा अच्छा BMW लेके पेट्रोल पंप पर गए, 1 रुपया लीटर पेट्रोल महंगा हुआ है, ठीक है। पेट्रोल पंप हमारे घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, या 3 किलोमीटर आप गए, 3 किलोमीटर आप गाड़ी चला कर आए, और आपको पता है आपने 6 किलोमीटर, यानी 1 लीटर में 1 किलोमीटर चलती है BMW, तो आपने 6 लीटर पेट्रोल खत्म कर दिया 5 रुपए बचाने के चक्कर में। ऐसे ऐसे लोग हमारे इंडिया के अंदर नहीं लेंगे आपको। दिस हैपेंस ओनली इन आवर कंट्री एंड वी शुड बी फील प्राउड ऑफ दिस। अब आप खुद बताओ, 5 रुपए बचाने के लिए अगले ने 6 लीटर पेट्रोल यानी 420 रुपए का पेट्रोल फूक दिया, और बड़ा खुश होकर बता रहा मैं तो टैंक फुल करा के आया हूँ, पेट्रोल महंगा हो रहा था, मैं 5 रुपए बचाने के चक्कर में। ऐसे लोग भी होते हैं। खैर ये तो रही उनकी बात, लेकिन नॉर्मल लोगों की अगर हम बात करते हैं, जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे इसका इफेक्ट ज्यादा आता है कि अगर कोई चीज महंगी होने वाली होती है तो हम उसको स्टॉक करने की कोशिश करते हैं, और कोई चीज सस्ती होने वाली होती है तो हम उसको क्या करने की कोशिश करते हैं? अगर कोई चीज सस्ती होने वाली है तो हम उसकी डिमांड क्या करेंगे? बताइए, अब बताइए, मैं नहीं समझा रहा, आप मुझे बताओ। बिल्कुल सही। तो ये जो हमारा पॉइंट था, यहां तक हम लोग आज इसको यहां तक करते हैं, और मेरे ख्याल से इतने वाले पोर्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद वाला जो पोर्शन, पहले इतने वाले पोर्शन को आप ढंग से करो, फिर इसके बाद वाली क्लास में आपको फर्दर वो कराऊंगा। पहले बस यहीं तक करो, ठीक है। ये बेसिक आप लोगों के साथ थोड़ा इंटरेक्शन